चीते की चाल, बाज की नजर और अमित शाह की रणनीति पर शक नहीं करते। बंगाल की जीत ने फिर कर दिया साबित, जीत गई 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत। बंगाल जीत की असली कहानी लोग ईवीएम में ढूंढते रह गए, लेकिन हीरो तो निकला गुजरात का। अटल आडवाणी की बीजेपी को कैसे बदला अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने। जिन राज्यों में सपने में भी सरकार बनाने की नहीं सोचते थे लोग, वहां तक पहुंच गई बीजेपी। ओडिशा से लेकर त्रिपुरा तक मिल गई वो चाबी जो बीजेपी को चुनाव ही हारने नहीं देती। 2014 से पहले अगर कोई कहता कि बीजेपी कभी बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना लेगी तो लोग पागल समझते थे। कोई अगर गलती से ये कह देता कि त्रिपुरा में तो पक्का बना लेगी एक ना एक दिन, तो मजाक उड़ाया जाता था। अगर कोई कहता कि ओडिशा में 24 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार खत्म हो जाएगी तो कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन एक आदमी ने वो सब कर दिखाया जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस आदमी का नाम है अमित शाह। 4 मई 2026 को जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकी, तो करीब 10 साल के संघर्ष की बड़ी जीत हुई। ये संघर्ष अमित शाह का था। आखिर पूर्वोत्तर भारत का नक्शा कैसे भगवामय कर दिया अमित शाह ने। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, भारतवर्ष के करीब 80% भूभाग पर भगवा सरकार यानी बीजेपी की सरकार आई। ये करिश्मा रातों रात नहीं हुआ और नहीं ऐसा करना कोई बच्चों का खेल था। इसी खेल का सबसे टफ टास्क बना था पश्चिम बंगाल का चुनाव। साल 2016 में बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। सोचिए, 294 सीटों में से सिर्फ 3 विधायक। उससे पहले तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिराकर। टीएमसी का जमीनी ढांचा इतना मजबूत था कि बूथ बूथ पर उनके लोग बैठे थे। पंचायत से लेकर नगर पालिका तक सब टीएमसी के कब्जे में था। बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता होने का मतलब अपनी जान हथेली पर रखना बन चुका था। पहले लेफ्ट के दौर में और बाद में टीएमसी के दौर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खूब मारा पीटा गया। टीएमसी के दौर में तो और मुश्किल हो गया। बीजेपी के 350 से ज्यादा कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए। टीएमसी के गुंडों ने बूथ वर्कर्स को मारा, घरों पर बम फेंके, परिवार वालों को धमकाया, लाशें पेड़ों पर लटका दी गई। बूथ एजेंट को बूथ के बाहर ही पीट कर अधमरा कर दिया गया। 2020 में बीजेपी ने 93 शहीद कार्यकर्ताओं की बुकलेट जारी की थी, जिसमें हर शहीद का नाम, तारीख और जगह दर्ज थी। और उसके बाद भी हत्याएं रुकी नहीं। 2021 के चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में ऐसी हिंसा हुई थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तक जला दिए गए, महिलाओं पर हमले हुए। संदेश खाली कांड को पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन्हीं शहीद कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को बुलाया था। ये बीजेपी का बंगाल से रिश्ता खून से सींचा गया है, लेकिन अमित शाह ने इस खूनी लड़ाई में पीछे हटने से हमेशा मना किया। शाह ने बंगाल के लिए वही फॉर्मूला लगाया जो पूरे देश में आजमाया था। बूथ लेवल से लेकर संगठन खड़ा करो। बंगाल के 81,000 बूथों में से 81,000 बूथों पर बीजेपी ने बूथ कमेटी बना दी, पन्ना प्रमुख बनाए। मतलब वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर एक जिम्मेदार आदमी जो उस पन्ने के हर वोटर को पहचानता हो। विस्तारक भेजे, ऐसे कार्यकर्ता जो अपना घर छोड़कर 2-3 साल तक किसी अनजान जिले में रहे और वहां जमीन से संगठन खड़ा किया। बीजेपी ने बंगाल में कल्चरल शिफ्ट भी किया। जय श्री राम के साथ जय बांग्ला, जय मां काली और जय मां दुर्गा को भी अपनाया। बंगाली हिंदू परंपरा से जोड़ने की कोशिश की। दिसंबर 2025 में अमित शाह खुद कोलकाता आए। 3 दिन तक रुके, रात 12 बजे तक बैठकें की। 26 बड़े नेताओं के साथ बूथ लेवल फीडबैक लिया। आरएसएस के फंक्शनरीज से मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहते नजर आए कि बीजेपी 2/3 बहुमत से बंगाल जीतेगी। लोगों ने इसे तब जुमला समझा, अब वही जुमला हकीकत बन गया। बंगाल से जुड़ाव ही रहा कि बीजेपी के चुनाव जीतते ही उसी बंगाली परिधान में विक्ट्री स्पीच देने पहुंचे थे पीएम मोदी। याद है ना वो तस्वीर? बंगाल में बीजेपी का ग्रोथ कर्व देखिए तो समझ में आएगा कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 17% था। 42 में से 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 2019 में वोट शेयर उछलकर 40% पहुंच गए और बीजेपी को कुल लोकसभा की 18 सीटें मिली। 5 साल में 2 से 18, पहला बड़ा संकेत। 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का तमगा हासिल कर लिया। 3 विधायकों से 77 तक का सफर। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 39% बना रहा। आज 2026 में 206 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता खत्म हो गई। 93% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो आजादी के बाद बंगाल का रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड वोटिंग ने टीएमसी को उखाड़ फेंका। शुवेंदु अधिकारी इस जीत के सबसे
सबसे बड़े हीरो रहे। नंदीग्राम से जीते और भवानीपुर में ममता को सीधी टक्कर दी और वहां से भी जीत गए। संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, रेप मर्डर केस, बांग्लादेश से घुसपैठ, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों ने बंगाल की जनता को टीएमसी से दूर किया और बीजेपी हर मुद्दे को जमीन पर लेकर गई। अब बात करते हैं असम की, जो बंगाल का पड़ोसी स्टेट है, क्योंकि असम वो राज्य है जहां से अमित शाह की पूर्वोत्तर विजय की यात्रा शुरू हुई थी। साल 2016 में बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई, कांग्रेस का 15 साल पुराना राज खत्म किया। इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था हेमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाना। शर्मा कांग्रेस में थे, तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नाराजगी थी। अमित शाह ने उस नाराजगी को भुना लिया और शर्मा को बीजेपी में खींच लिया। शर्मा ने अकेले असम की पूरी राजनीति पलट कर रख दी। 2021 में बीजेपी ने दोबारा असम जीता और शर्मा मुख्यमंत्री बने, और अब 2026 में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाई, और वो राज्य जहां 2014 से पहले बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा था, वहां अब लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। शर्मा ने असम में एनआरसी का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठ को राजनीतिक मुद्दा बनाया और बीजेपी को असम की जमीन पर ऐसे बिठा दिया कि अब कोई हिला भी नहीं सकता। बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की भी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लंबे अरसे बाद बीजेपी ने सरकार बनाई थी 2014 में, और वो भी अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह ने जो खेल खेला वो चाणक्य नीति का सबसे बढ़िया उदाहरण था। पहली बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी साल 2014 के विधानसभा चुनाव में, जो शिवसेना के सहयोग से बनी थी, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना ने असली रंग दिखाया और गठबंधन तोड़ दिया। बाद में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और बीजेपी को बाहर कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी इसका जवाब दे पाएगी, लेकिन अमित शाह ने चुपचाप मोहरे बिछाए। 2022 में एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ा, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, शिंदे मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसके बाद अजित पवार को एनसीपी से तोड़ा, शरद पवार की पार्टी में दरार डाल दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल की। महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। जिस महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी को बाहर कर दिया गया था, वहां 2024 में बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता संभाल ली। यह अमित शाह की चाणक्य नीति का ही कमाल था। अब ओडिशा की बात करते हैं, जो अमित शाह की रणनीति का एक और शानदार नमूना है। ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी 24 साल से सत्ता में थी। 2000 से लेकर 2024 तक नवीन पटनायक ने लगातार 5 बार मुख्यमंत्री पद जीता था। उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि बीजेपी को कोई गिनती में ही नहीं रखता था। लेकिन अमित शाह ने ओडिशा पर भी नजर रखी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में 8 सीटें जीतकर संकेत दे दिया था कि जमीन अब बदल रही है। 2024 में बीजेपी ने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई। 24 साल पुरानी बीजेडी सरकार गिर गई। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने। ये वो ओडिशा है जहां बीजेपी को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, जहां ओडिया भाषा बोली जाती है, जहां लोग कहते थे कि हिंदी बेल्ट की पार्टी यहां कभी नहीं जीतेगी क्योंकि वो बाहरी पार्टी है। अब बाकी पूर्वोत्तर राज्यों पर एक नजर डाल लीजिए। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने 25 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार गिरा दी। 2013 में बीजेपी का त्रिपुरा में वोट शेयर सिर्फ 1.54% था, लेकिन 2018 में 43% पहुंच गया। 36 सीटें पार्टी ने जीती। अमित शाह ने आरएसएस प्रचारक सुनील देवधर को त्रिपुरा भेजा, विप्लव कुमार देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 3 साल जमीनी तैयारी करवाई और माणिक सरकार की 25 साल पुरानी सरकार उखाड़ फेंकी। 1.54% से 43%। ये कोई नॉर्मल बदलाव नहीं था, एक तरीके से समझिए तो भूचाल था। 2017 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन शाह ने छोटी पार्टियों को साथ लेकर गठबंधन से सरकार बना ली। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार आई। 2018 तक पूर्वोत्तर के 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार थी। पहली बार कांग्रेस का पूर्वोत्तर में एक भी राज्य नहीं बचा था। अब जरा पीछे जाकर समझिए कि अमित शाह ने ये सब किया कैसे, क्योंकि ये सिर्फ 2014 की बात नहीं थी। ये 2014 से लेकर 2026 तक चलने वाली एक सतत लंबी रणनीति का हिस्सा रहा। 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने पूरे देश में 60 दिनों में ही 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। 60 दिनों में ही 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर ली, जो पूरे भारत में घूमकर की गई। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर कमजोर स्टेट में गए। 309 संगठनात्मक बैठकें की, 7 कमजोर राज्यों की पहचान की और खास रणनीति
रणनीति बनाई। पूर्वोत्तर के लिए नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जो शाह का अपना दिमाग था। क्षेत्रीय पार्टियों को साथ जोड़ा। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 2,47,00,000 से बढ़ाकर 11 करोड़ के पार कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। 2014 से 2020 तक शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसी दौरान हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकारें बनी। मणिपुर, गोवा, नागालैंड, मेघालय में गठबंधन की सरकार बनी। 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद भी शाह ने संगठन की कमान नहीं छोड़ी। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, लेकिन रणनीति शाह की ही चलती रही और आज नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन हर बड़े चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन की डोर, ये सब कुछ अमित शाह अपने ही हाथ में रखते हैं। गृह मंत्री होते हुए भी शाह बंगाल चुनाव के लिए कोलकाता में कई दिन रुके, बूथ लेवल फीडबैक लिया, रोड शो किए, बेहाला और चंदन नगर में प्रचार किया। ये कोई गृह मंत्री का काम नहीं है, ये एक संगठन के मास्टरमाइंड का काम है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को अटल और आडवाणी के दौर से तुलना करके देखिए। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो 6 साल सरकार चलाई। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, बीजेपी को हिंदू वोट बैंक से जोड़ा, लेकिन बीजेपी का विस्तार हिंदी बेल्ट और कुछ पश्चिमी राज्यों तक ही सीमित रहा। पूर्वोत्तर में कोई वजूद नहीं था, बंगाल में हाशिए पर थी, ओडिशा में बीजेडी के सहारे थी, दक्षिण में कर्नाटक के अलावा कुछ नहीं था, महाराष्ट्र में शिवसेना पर निर्भर थी। अमित शाह ने वो कर दिया जो 25 साल में कोई नहीं कर पाया। बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी से निकालकर पैन इंडिया पार्टी बना दिया। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। जहां हिंदी बोली जाती है और जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, जहां खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, वहां भी अब कमल खिल रहा है। और 4 मई 2026 के बाद जब बंगाल, असम समेत कई राज्यों में बीजेपी जीती, तो इसका श्रेय उन विस्तारकों को गया जो 2-3 साल तक अपना घर छोड़कर किसी अनजान जिले में रहे। उन बूथ वर्कर्स को गया जिन्होंने बंगाल में गोलियां खाई लेकिन पीछे नहीं हटे। उन 100 से ज्यादा शहीदों को गया जिनकी लाशें पेड़ों पर लटकाई गई, लेकिन उनके साथियों ने अगले दिन फिर कमल का झंडा उठा लिया। और सबसे ज्यादा श्रेय उस आदमी को गया जिसने 13 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया, 18 साल में एबीवीपी से जुड़े, 23 साल में बीजेपी के सदस्य बने, गुजरात में बूथ कार्यकर्ता से शुरू करके मोदी का चुनाव मैनेजर बने और फिर 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरे भारत का चुनावी नक्शा बदल दिया। अमित शाह की इस प्लानिंग पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।